नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की और नए टॉपिक लेकर के यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है अभी क्लास 6 एक्सरसाइज 8 का हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पर हम क्लास को ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो है कि आपको जेसीईआरटी का टोटल यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक का तैयारी हम आपको करवा दे रहे हैं। वो आपको 6 to लेकर के 10 तक जो आपको 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आप देखिएगा आपके एग्जाम में आया हुआ था ये प्रश्न की नहीं। तो कम पढ़कर और ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर मंगा लीजिएगा। देखिए अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक से यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे ये अशोक से रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसको सारा का सारा देख लीजिएगा, बहुत कम प्रश्न है लेकिन सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है भाषा दिया गया है और कहीं कहीं कभी लिपि पूछा जाता है, इसको तो मार्क कर लीजिएगा। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृत भाषा में अशोक के ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भाषा में लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक का अभिलेख जो है विभिन्न लिपियों में लिखा गया है, वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइका है या कोई नहीं। तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, खरोष्टी में भी मिलेगा, अरमाइका में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि ज़्यादातर अभिलेख, ठीक है। तो अशोक का ज़्यादातर अभिलेख जो लिखा हुआ मिला है वो आपको ब्राह्मी लिपि में मिला हुआ है, ठीक है। किस लिपि में मिला है? ब्राह्मी लिपि में। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रश्न तो 1001 से ज्यादा बार आपको पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य कहिए। देखिए ऑप्शन में आपको कभी चाणक्य मिलता है, कभी कौटिल्य मिलता है, दोनों नाम को याद रख लीजिएगा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो आपका देखिए यहाँ पर गणित है, विज्ञान है, भूगोल है या अर्थशास्त्र है। तो इसका राइट आंसर डी होगा अर्थशास्त्र। या बहुत बार पूछा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। या ऑप्शन नहीं रहेगा तो कौटिल्य ऑप्शन होगा, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए यह जो टॉपिक है आपको हम बता देते हैं, चाहे आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य परीक्षा या आकलन परीक्षा, यह तीनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है। तो आप सभी चाहे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं, चाहे झारखंड सहायक आचार्य में या आकलन परीक्षा में, तो आपके लिए यह चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लेकर के आते हैं जेसीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स का वो पाठ जिससे केवल प्रश्न पूछा गया है और उसकी पूरी विधिवत जानकारी। तो झारखंड सहायक आचार्य या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग छपने वाले हैं और इसी से आएंगे। तो आप किसी भी तरह का, देखिए आपको बता देते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट
और ज़्यादा जो आपको किताब में बाजारू किताब मिल रही है उसको देखिए, कभी भी एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं कीजिएगा। नहीं तो 1-2 प्रश्न भले ही भिड़ जाए, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन 100% यानी उस 1% प्रश्न भी नहीं भिड़ने वाला। और यहाँ यदि आप JCRT टेक्स्ट बुक पढ़ के जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से आपको 60% टू 70% प्रश्न आपको JCRT टेक्स्ट बुक के निचोड़ से ही रहेगा। और अभी JSSC या जैक दोनों जो भी एग्जाम ले रही है वो एकदम हूबहू आपको JCRT पूछ रही है। अगर आप इसके बाद भी ध्यान नहीं देते हैं तो आप धोखा कहीं ना कहीं खा रहे हैं। इसलिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में एकदम 100% सफलता के लिए आप यहाँ से सारे नोट्स PDF लेकर के पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? देखिए यूनानी जो ये लेखक थे मेगास्थनीज ना, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? उसका नाम है इंडिका ना। और इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तिका में भारत के वृत्तांत के बारे में विवरण किया गया है, उस भारत के खोज के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? इंडिका है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, यह भी पूछा गया प्रश्न है। मेगास्थनीज के द्वारा या मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? इंडिका है। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? सेल्यूकस, वर्धमान, कलकत्ता या कोई नहीं। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के नजदीक का राजदूत था। यह बनकर के आया हुआ था। मेगास्थनीज जो खोज कर रहा था यहाँ पर, जो भारत के संबंध में जो पुस्तक लिखी है, उस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला है, इनमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी। ठीक है, तो मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा के नाम बताना है। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, बिंदुसार भी हुए और अशोक भी हुए, यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर इसमें से सभी। देखिए, इसके लिए ट्रिक भी है। मौर्य वंश अगर आपको आता है तो याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, मतलब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित होगा तो चंद्र से याद रखिएगा। किससे याद रखिएगा? चंद्र से याद रखिएगा। चंद्र बिंदु माने चंद्रमा क्या होते हैं? अस्त होते हैं। तो चंद्र का बिंदु क्या हो गया? अस्त हुआ है। देखिए, यहाँ पर चंद्र का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु का मतलब है बिंदुसार और अशोक का मतलब है अशोक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यहाँ पर कौन हो गया? बिंदुसार हो गया। और बिंदुसार का बेटा कौन हो गया? अशोक हो गया। ये देखिएगा, संबंध को पूरा याद रखिएगा। आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था ना, तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, एकदम दिमाग में बना लीजिएगा। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार और अशोक से अस्त में अ से अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार हो गया और बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक है। देखिए, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहला प्रश्न रहेगा मौर्य वंश का संस्थापक, तो जो सबसे पहले वही संस्थापक होगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक का नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। ठीक है, अब अगला हो जाएगा, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ देता है अशोक के दादा के क्या नाम था? देखिए, ये बहुत बार 2 बार ये प्रश्न आ चुका है और चौंका चुका है लोगों को। ठीक है, तो इससे आप संबंध बना लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी अशोक का दादा कौन हुए? तो अशोक का दादा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ है। तो अशोक के दादा का नाम कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और आप इस संबंध को याद रखते हैं तो यहाँ से सब चीज याद हो गया कि मौर्य वंश का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम हो गया बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो गया अशोक। अशोक के पिता का नाम क्या हुआ? बिंदुसार, और अशोक के दादा का नाम क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये रिलेशन पूरा इससे बन जाता है। तो ऐसा देखिए, हम आपको 1000 जो है जीके ट्रिक को हम इस तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं और करवा भी रहे हैं आपको, जिससे यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप यहाँ सिर्फ जुड़िए और आप यहाँ से सारा नोट्स PDF परचेज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आ ही गया है कि अशोक के दादा का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तभी हम आपको दिखाए भी कि अशोक के दादा का नाम जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अशोक के पिता का नाम क्या था? अभी ही था, अशोक के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कोई नहीं। तो अशोक के पिता का नाम क्या हो गया? यहाँ पर बिंदुसार हो गया। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तो बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? अभी आपने देखा, जो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, हमने बताया था चंद्र बिंदु अस्त हुआ। तो ये बिंदु से बिंदुसार, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, अस्त में अ से अशोक, यानी बिंदुसार का पिता कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त
मौर्य। अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है? तो देखिए अशोक का जो है नाम अभिलेखों में, ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपका है। अशोक का नाम जो है अभिलेख में मिला है वो देवनाम प्रिय के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? देवनाम प्रिय से अशोक का नाम अभिलेख में मिलता है। प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक का नाम यदि आप पुराण में जाकर के देखिएगा तो वहाँ भी अशोक के नाम का वर्णन किया गया, लेकिन वहाँ क्या मिलता है ये पूछा गया है। अशोक मिलता है कि अशोक वर्धन मिलता है कि देवनाम प्रिय मिलता है या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक का नाम जब आप पुराण में जाकर के देखिएगा तो अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित है? कलिंग जो है वर्तमान में किस देश में स्थित है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, जितना कह लीजिए उतना ही कम होगा, बहुत एमबीबीआई है। उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या कोई नहीं है, ठीक है। तो कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़, बकरी, हाथी के लिए, ठीक है। तो कलिंग में जो है सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो वो हाथी के लिए कलिंग प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? ठीक है, अशोक का जो शासन चल रहा था उस कितना वर्ष पूरा हो गया था? देखिए 8वां वर्ष पूरा हो गया था। 8वें वर्ष के बाद, कभी कभी पूछता है कि कितने वर्ष के बाद आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष के बाद। लेकिन किस वर्ष आक्रमण किया? तो 9वां वर्ष। याद रखिएगा, 8वां खत्म हो गया था तो 9वां वर्ष चल रहा था। तो पूछेगा किस वर्ष के बाद आक्रमण किया था? 8वें वर्ष के बाद। लेकिन पूछेगा कि कितना वर्ष पर आक्रमण किया, तो 9 वर्ष पर आक्रमण किया, वो 9वां साल चल रहा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, ठीक है, बहुत ही एमबीबीआई। तो अशोक के किस शिलालेख में? 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 14वां शिलालेख? तो अशोक का देखिए जो 13वां शिलालेख चल रहा था ना, वहां पर जो है आपको कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया अशोक के 13वें शिलालेख में। और 1001 बार आने वाला प्रश्न ये एमबीबीआई बना हुआ है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, आप जरूर देख लीजिएगा। और आपको बता दे रहे हैं ज़्यादा प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा डीप में भी, डार्क में भी नहीं जाना है। तो बहुत बड़े बड़े किताब मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ मिलेंगे, जिसको पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाइएगा, और उतना पढ़ के देखिएगा अभी ना तो सब कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसलिए बस सॉलिड चीज़ यहीं पर मिल रहा है, यहीं से देखिएगा और बस इतना ही पढ़ के जाइएगा, 100% आप स्कोर करके आ जाइएगा। समझ गए? तो जरूर जुड़िएगा यहाँ पे। चले 13वें शिलालेख में इसका हुआ था। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को दिल बदल दिया था? देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि आदमी नहीं बदलता, लेकिन बड़े बड़े लोग देखिएगा, अंगुलीमाल डाकू बदल गया, और यहाँ पर देखिएगा अशोक जो महान सम्राट का इहो बदल गए। कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो किसी न किसी का कारणवश दिल पर पिघल जाता है। देखिए ये जो कलिंग युद्ध हुआ ना, कलिंग युद्ध, इसमें जब अशोक जो है यहाँ पर 1001 आदमी के, समझिए कि जब काट लेने के बाद जब वहां पर सिर्फ देखें क्या चीज, खून, और माताएं और बहनें सिर्फ चित्कार मार रही है, तो अशोक का दिल जब वह खून पर चल रहा था ना, तो वहीं से देखिए हृदय पिघल गया। उसके बाद उस दिन से उसने क्या करना, युद्ध नहीं करने की ठान ली, और उस दिन से वो कोई धर्म भी अपना लिया, बौद्ध धर्म भी अपना लिया, और वहां से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, समझिए कि एक क्रूर आदमी जो है एक संत बन गया। तो कुछ कुछ घटनाएं जो है आदमी को झकझोर के रख देती है। आदमी कहता है नहीं सुधरेगा तो वह सुधर भी जाता है, नहीं तो अच्छा आदमी बिगड़ भी जाता है, और बिगड़ा हुआ आदमी भी अच्छा बन जाता है। तो यही एक घटना है जिसमें कलिंग युद्ध हुआ था, और इसमें खून की नदियां बह रही थी, समझ गए, और चारों तरफ चित्कारें गुजर रही थी। और जब सम्राट अशोक से उस रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां उसके बाद उनका दिल हृदय जो है वो पिघल गया, और उन्होंने यहाँ पर सन्यासी बनने की को प्रयत्न कर लिया। ठीक है, तो ये आपका वही है कलिंग युद्ध। कौन है? कलिंग युद्ध में हृदय दिल पिघल गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए कलिंग युद्ध में यहाँ पर जो है अशोक का दिल में क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ था, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वह युद्ध नहीं करने की ठान ली और अपना जो है हथियार फेंक दिया। उसके बाद उसने जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और यहीं से बौद्ध धर्म की उन्नति का मार्ग भी खुला। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का बहुत जगहों पर प्रचार किया अशोक ने खुद, और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजे थे, अपने पुत्र को भी भेजे और पुत्री को भी भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, कहाँ? तो श्रीलंका। बहुत बार पूछा भी गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र या सभी? तो अशोक का पुत्र का नाम था यहाँ पर
महेंद्र, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र, याद रखिएगा। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा, अमरावती या प्रियदर्शी। तो अशोक की पुत्री का नाम था यहाँ पर संघमित्रा। तो यहाँ पर महेंद्र और संघमित्रा दोनों को जो है ये प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का भेजे थे। तो कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका। बताइए कितना दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाए किए? तो अशोक के पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए? पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए या कहीं नहीं? तो ये श्रीलंका गए थे। और बाकी जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार जो है यहाँ पर किसके तरफ से किया गया? तो अशोक की तरफ से किया गया। अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। तो अशोक के उत्तरापंथ यानी उत्तर पंथ में जो थी उसकी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो वो आपकी थी, देखिए, तक्षशिला। उत्तरी पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। तो अशोक का जो कलिंग प्रांत था उसकी राजधानी जो थी वो आपकी तोसली थी, ठीक है। अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या पाटलिपुत्र। तो अशोक का जो अवंती प्रांत था उसकी राजधानी जो थी उज्जैनी थी। तो देखिए ये उज्जैनी वाले प्रश्न आपके आएंगे, पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये है क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा आप लोग। अशोक के उज्जैनी और दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है? तो स्वर्णगिरी। अशोक के दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है? स्वर्णगिरी थी। प्रश्न सभी आए हुए हैं। और अशोक के प्रासी यानी प्राचीन साम्राज्य की राजधानी प्रासी साम्राज्य की कहाँ थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या तक्षशिला। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है प्रासी साम्राज्य की राजधानी थी। अवंती की कौन थी? उज्जैनी। और दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। तो ये चार गो जो है यहाँ से पूछता है, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए क्योंकि आप सभी परीक्षा देने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी देखिए यहाँ आपका हमको लगता है कि 20 से 25 प्रश्न केवल है और अशोक से यहाँ से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम सॉलिड भिड़ जाएगा। तो आप यहाँ से सारे जो हाथ से लिखे हुए हैंड रिटेन नोट्स है आपके लिए देखिए बहुत ही मेहनत किया गया है और उसके बाद उसका निचोड़ निकाल लिया गया है। नहीं तो बहुत सारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, तो बहुत सारे ग्रंथ आपको पढ़ाया जा रहे हैं, वो भी 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको हम बता देते हैं। बस यहीं से आपको जुड़ने की आवश्यकता है और तैयारी करने की आवश्यकता है, यानी कम समय में अधिक रिजल्ट यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो आप जुड़ जाइएगा अवश्य रूप से और मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।